फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 का जो सीरीज चल रहा था फिजिक्स का BBI का, उसी को हम लोग देखेंगे। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रूफ के साथ 2022 के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसका परिभाषा देना है या मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या समझते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके उत्तर के रूप में आप लिख सकते हैं कि एक अधर सेल में 298 केल्विन ताप पर, ये ताप जो होता है 298 केल्विन जो होता है ताप का ऐसा ही मात्रक होता है। ताप को जब भी मापा जाएगा तो केल्विन में मापा जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव को लिख सकते हैं कि एक अधर सेल में 298 केल्विन ताप पर एक मूल सांद्रता के धातु आयन विलयन का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, यह भी 2019, 15 और 13 में पूछा गया है। फैराडे के विद्युत विक्षेपण के नियम को लिखें। ये जो फैराडे था उसने जो नियम दिए थे उसी को परिभाषा लिखना है। तो किसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा, आवेश और इलेक्ट्रोड विभव पर मुक्त पदार्थ के बीच फैराडे ने एक संबंध दिया था जिसे फैराडे का विद्युत विक्षेपण नियम कहते हैं। यानी कि जो प्रवाहित विद्युत धारा होता है किसी विद्युत अपघट्य विलयन में और जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ होता है उसी के बीच फैराडे ने एक संबंध दर्शाया था, यानी नियम दिया था, जिसे फैराडे का विद्युत विक्षेपण नियम कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। यह भी 14/2012 में पूछा गया है। जब किसी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की धारा को एम्पीयर में मापा जाता है, जिस तरह आलू को केजी में मापा जाता है उसी तरह जो विद्युत धारा होता है उसको एम्पीयर में मापा जाता है। तो किसी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा या 1 कूलाम आवेश को कूलाम में मापा जाता है, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यानी कि किसी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा, 1 कूलाम आवेश और 1 सेकंड प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। उसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड क्या है, परिभाषित करें। यह भी क्वेश्चन 2016 और 2019 में पूछा गया है। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, जिस प्लेट या छड़ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के घोल में डाला जाता है तब इलेक्ट्रोड बनता है। पाँच नंबर है, विशिष्ट चालकता, समतुल्यांक चालकता को परिभाषित करें। यह भी 2018-2013 में क्वेश्चन पूछा गया है और 2011 है। तो विशिष्ट चालकता या समतुल्यांक चालकता को परिभाषित करें। पहले हम लोग विशिष्ट चालकता देखते हैं। किसी विद्युत अपघट्य की 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे K से सूचित किया जाता है। आगे है तुल्यांकी चालकता, किसी घोल के उस आयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइट घुला है उसे क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। आगे है हाफमैन ब्रोमाइड प्रतिक्रिया क्या है। यह भी 2018, 2009 और 2016 में पूछा गया है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, तो जब एमाइड को
ब्रोमीन एवं जलीय या एल्कोहल NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तो प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को ब्रोमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। आगे है 7 नंबर, मूलर चालकता क्या है, परिभाषित करें। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 समानांतर इलेक्ट्रोड में रखे 1 मोल विद्युत अपघट्ट वाले घोल के चालकता को मूलर चालकता कहते हैं। इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। इस तरह इसी को मूलर चालकता कहते हैं। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित की परिभाषा अभिक्रिया की कोटि और थ्रेशोल्ड ऊर्जा को परिभाषित करें। हम लोग पहले अभिक्रिया की कोटि देखते हैं। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में उपस्थित परमाणुओं एवं अनुभव का मूल्य जिस पर प्रतिक्रिया की गति निर्भर करती है प्रतिक्रिया की प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे प्रतिक्रिया क्रम में मान लीजिए XY भाग ले रहा है। उसके बाद है थ्रेशोल्ड ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा जो टक्कर के समय अणु के पास रहती है, जिसमें प्रतिक्रिया शुरू होती है, उसे थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहा जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। पहली बार इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रत्येक प्रकार की सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ कराई जाती है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 12 का केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो लगभग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2022 एग्ज़ाम में टकराएंगे, क्योंकि ऐसा ही केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने क्वेश्चन बैंक बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ही यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको आप किसी तरह याद करके या समझ के या रट कर किसी तरह याद आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न इससे टकराएंगे। यह 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है, यानी कि अर्धचालक उसे कहते हैं जिसमें चालक और कुचालक दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को कहा जाता है अर्धचालक। यानी कि जिसमें चालक और कुचालक दोनों का गुण पाया जाता है उसको कहा जाता है अर्धचालक। तो इसमें अर्धचालक क्या हो जाएगा, तो इसमें सिलिकॉन जो है वह एक अर्धचालक है। केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन आप लोग इसको रट जाइएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। अर्धचालक सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इस तरह 2-4 अर्धचालक होता है, उसका नाम याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न इसी से पूछा जाता है। तो अर्धचालक का मतलब होता है उसमें चालक का गुण भी हो और कुचालक का गुण भी हो, उसी को अर्धचालक कहा जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है। दूसरा क्वेश्चन है सोडा वाटर क्या है, यानी कि सोडा वाटर क्या है। तो जो सोडा वाटर होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का गैस में विलयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का गैस में विलयन होता है। आप लोग सोडा के बोतल देखे होंगे, उसके जो सोडा होता है उसमें सोडा पूरा भरा रहता है, लेकिन कुछ दूर खाली होता है। सोडा के, फ्रूटी के, इस तरह जितना भी बोतल होता है उसके इतना दूर 1 इंची खाली रहता है, उसमें क्या भरा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है। उसके बाद बोतल के ठेपी को सील कर दिया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, और वह सोडा के साथ क्या होता है, मिल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। सोडा वाटर क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ विलयन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गैस में विलयन होता है, यानी कि गैस में ही गैस का इसका विलयन होता है। तीसरा क्वेश्चन है लोहा पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। यानी कि आप लोग जानते होंगे लोहा या एल्युमिनियम को खुले वातावरण में छोड़ देने पर वह जंग लग जाता है, यानी कि काला धाबा उसे पड़ जाता है, जिसे जंग कहते हैं। यह लोहा की आयु को घटा देता है, यानी बहुत जल्दी लोहा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। तो बोल रहा है लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक क्या है, यानी कि लोहा पर अगर जंग लग रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है, तो इसमें आर्द्र वायु, यानी कि जो हवा में नमी होता है उसी के कारण लोहा पर क्या होता है, जंग लगता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित जजत में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है। तो सबसे जो प्रबल ऑक्सीकारक होता है वह फ्लोरीन होता है। यह एकदम सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, ये ब्रोमीन जो है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है पोटास एलम है, पोटास एलम है एक, यानी कि पोटास एलम क्या है, तो पोटास एलम एक युग्म लवण है, यानी कि द्विलवंग। अगला क्वेश्चन है बेंजीन में पाई बंधन की संख्या कितना होता है, यानी कि जो बेंजीन होता है, इस तरह आप स्ट्रक्चर भी देखे होंगे, जो बेंजीन होता है उसमें पाई बंडों की संख्या कितनी होती है। इसमें पाई बंडों की संख्या कितनी होती है, 3 होती हैं। यह सेम इसी तरह ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, इसको इसी तरह आप याद करिए, समझिए या रट जाइए, सेम टू सेम एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है उजला एवं पीला फास्फोरस है। तो फास्फोरस 3 प्रकार का होता है, उजला होता है, पीला होता है और लाल फास्फोरस होता है। जो लाल फास्फोरस होता है उसको आप लोग देखे होंगे, जो माचिस का तिल्ली होता है उसके मुंह पर जो दाना टाइप के होता है जिसे रगड़ने के बाद आग जलता है, वह लाल फास्फोरस होता है। एक श्वेत फास्फोरस होता है जो स्वतः जलने लगता है। हड्डी में भी फास्फोरस ही पाया जाता है, इसीलिए जब मुर्दों को जलाकर आते हैं उसके बाद जब धीरे धीरे हवा बहता है तो वहाँ चिंगारी नज़र आता है। यानी कि हड्डी में जो फास्फोरस होता है वह टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने पर धीरे धीरे क्या होता है, जलने लगता है। तो उजला और पीला फास्फोरस क्या है, तो अपरूप हैं। क्या है, अपरूप हैं, दोनों एक ही का रूप है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ब्रोमीन किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ होता है हाइलोजन, हाइलोजन नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एथीन बहुलीकृत होकर बनता है। तो इससे पहले हम वीडियो भी बनाए हैं केमिस्ट्री, तो उसमें बताए हैं कि बहुलीकरण क्या है, यानी कि छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर जब एक बड़ा अणु बनाया जाता है उसी को बहुलीकरण कहा जाता है। बहुलीकरण करने से अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त किया जाता है। तो जो एथीन है इसके बहुलीकरण से, एथीन के बहुलीकरण से पाइलोथीन बनाया जाता है, पाइलोथीन बनाया जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछना है कि पाइलोथीन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस है। तो आप लोग जानते होंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो 18वां वर्ग है उसमें केवल अक्रिय गैस पाया जाता है। हीलियम होता है, नियॉन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है, क्रिप्टन होता है। तो इसमें से कौन अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के 12th एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अक्रिय गैस 60 ठो हैं, उसको याद कर ले। आवर्त सारणी में जब आप जाइएगा 18वें में, उसमें क्या है, अक्रिय गैस दिया गया है। हीलियम है, नियॉन है, जेनॉन है, क्रिप्टन है, रेडॉन है, उसके बाद हो गया 8 ठो। तो इसमें क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस। तो इसमें नियॉन जो है क्या है, एक अक्रिय गैस है। इसको इसी तरह सेम रट जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन सेम इसी तरह पूछा जाता है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। तो जो बायोडिग्रेडेबल बहुलक होता है वह क्या है और इसमें कौन सा है उसी को चुनना है। तो बेकेलाइट जो होता है, जो बेकेलाइट होता है वह बायोडिग्रेडेबल बहुलक होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, HCl का आकार कैसा होता है। तो जितना भी इसमें बनाया जाता है जो द्वियौगिक होता है, मेथेन हो गया, इस सब का एक संरचना होता है जिसमें एक रखीय होता है, पिरामिड होता है, वृत्ताकार होता है, इस तरह समतलीय होता है। तो इसी का जो है HeF4 का आकार पूछ रहा है कि इसका आकार कैसा होगा। इस आकार जो होगा वर्ग समतलीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है, यह क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि लोहा का प्रमुख यस्क क्या है। यानी यस्क वह होता है जिसे लोहा प्राप्त किया जाता है प्रमुख मात्रा में, ज़मीन से खोद कर जिसे निकाला जाता है उसे खनिज कहा जाता है। जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में लोहा प्राप्त किया जा सकता है उसे यस्क कहते हैं। तो यस्क का जो प्रमुख यस्क है लोहा का उसे कहते हैं बक्साइड, यानी कि Fe2O3, Fe2O3। यहाँ 2 सेम लिखा गया है, थोड़ा सा नीचे लिख दीजिएगा क्योंकि टाइपिंग करते समय इस तरह का ऑप्शन नहीं देता है। इस तरह Fe2O3 लोहा का क्या होता है, यस्क होता है। आगे दिया है HCOOH का IUPAC नेम क्या है, यानी कि बहुत सारे यौगिकों को IUPAC नेम पूछा जाता है। तो इस तरह कुछ यूनिक कुछ यौगिक हैं जिसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है सेम। तो इसको रख सकते हैं HCOOH का UPAC नेम क्या है। तो 14 नंबर का सही हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल आप लोग जानते होंगे कि चींटी का जो डंठ होता है उसी से निकलता है। जब चींटी काटती है तो वहाँ चकथा टाइप का हो जाता है और दर्द करने लगता है, थोड़ा थोड़ा हगुआने लगता है। तो वह क्या हो जाता है, वहाँ पर फॉर्मिक अम्ल वह छोड़ देती है। तो यह कहाँ पाया जाता है, चींटी के डंक में रहता है। और HCOOH पूछेगा कि इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, CH3COOH एक है, तो यह एक क्या है इसी के बारे में बताना है। तो यह एक मोनोबेसिक अम्ल हो जाएगा, यह एक मोनोबेसिक अम्ल है। आगे दिया है 16 नंबर कि फ्रिंकल तथा स्कटी दोष होते हैं। तो फ्रिंकल तथा स्कटी दोष हम बताए थे कि क्रिस्टल में होता है, एक क्रिस्टल में 2 दोष होता है, एक फ्रिंकल और एक स्कटी दोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टल दोष है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विक सेल है। निम्नलिखित में कौन द्विक सेल है। तो लीड स्टोरेज बैटरी जो है यह क्या है, द्विक सेल है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहजात गुण है, यानी कि इसमें से कौन एक जात के गुण है। सहजात मतलब एक जात के गुण कौन सा है, तो प्रासरण दाब क्या है, सहजात गुण है। 19 नंबर दिया है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, यानी कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होता है उसका वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है, तो होता है इसका केवल इन्वर्स सेकेंड, और इसी को नीचे लाइएगा तो 1/s हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है। जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण किया जाता है उसमें उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया को दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ आप सब्जी बना रहे हैं, सब्जी को लगभग 10 मिनट गरम करिएगा तब वह गलेगा, लेकिन उसमें नमक डाल देने से सब्जी क्या हो जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है। तो नमक क्या है, एक तरह के अभिकर्मक का वहाँ काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है वह। सेम उसी तरह समझाने के लिए बताए हैं। तो आयोडीन चूर्ण क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है।
आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, सिनेबार कहा जाता है, यानी कि सिनेबार किसको कहा जाता है, सिनेबार कहा जाता है। तो HGS को क्या कहा जाता है, सिनेबार कहा जाता है। आगे हैं ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, तो ऑक्सीजन का होता है O2 और ओजोन का होता है O3। तो दोनों क्या हैं, ऑक्सीजन और ओजोन क्या हैं, तो ऑक्सीजन और ओजोन अपरूप हो जाएगा, दोनों रूप हैं ऑक्सीजन का। इसमें 2 अणु होता है, इसमें 3 अणु होता है। आगे देखते हैं DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है। तो जो DDT का छिड़काव आप लोग देखे होंगे, मच्छर उच्छर के लिए DDT का छिड़काव किया जाता है घर उर पे, जिससे मच्छर उच्छर नहीं लगता है। तो DDT के छिड़काव DDT बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन के साथ और किसका उपयोग किया जाता है, तो क्लोरोल का उपयोग किया जाता है, क्लोरोबेंजीन के साथ तो DDT बनता है। अगला क्वेश्चन है, एमीन दिखाता है, जो एमीन है वह क्या दिखाता है। तो एमीन जो है वह चेन आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म दिखाता है, यानी कि इसमें सभी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, एनीमो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियात्मक समूह क्या है। तो जितना भी एनीमो अम्ल होता है उसके अंतिम छोर पर पाए जाने वाला क्या होता है, तो या तो -COOH पाया जाएगा या NH2 पाया जाएगा। इसके बाद और कंपाउंड होगा, इसलिए यहाँ क्या इस तरह दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, टेफ्लॉन, पॉलीएस्टरीन तथा नियोप्रीन है। तो टेफ्लॉन आप लोग जानते होंगे, जितना बर्तन होता है उसके ऊपरी सतह पर टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है, जिससे खाना उना बनाते समय चपकता नहीं है उसमें। इस तरह अगर लोहा लकड़ पर आदमी खाना बनाएगा तो क्या हो जाएगा, चपक जाएगा। तो टेफ्लॉन का उस पर लेप चढ़ाया जाता है, जिससे वह क्या हो जाता है, चपकता नहीं है। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वह समबहुलक हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और इसमें क्वेश्चन है, अगले वीडियो में हम 50 तक पूरा करवा देंगे। 26 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, ये हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और बार बार देखते रहिए। एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन केमिस्ट्री पेपर से पूछा जाता है और यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे लड़कों को याद ही नहीं रहता है, जिसके कारण फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या हो जाता है, क्रश लग जाता है। चलिए, तो इस चैनल पर पहली बार है। हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में भी देख चुके होंगे, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड 12th का केमिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत सारे लड़कों से यह याद भी नहीं होता है और नहीं समझ में भी आता है। तो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप समझकर, याद करके या रट कर किसी तरह इसको आप अपना बना लीजिए, क्योंकि यह बहुत बार पूछा जाता है और यही सब ये प्रश्न है जो बहुत सारे लड़का एग्ज़ाम में गलत करके या छोड़कर आ जाते हैं, और जिससे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, क्रश लग जाता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, मेथनॉल का सूत्र क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग जानते होंगे, कंपाउंड केमिकल के बारे में पढ़ना होता है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न केवल इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो इसको आप लोग को याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे याद करने वाला होता है, समझने वाला भी होता है, लेकिन अगर इसका जो संरचना सूत्र है, किससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इस तरह आप लोग को याद ही करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो यहाँ याद ही करने वाला है, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। कि इसका परमाणु संख्या 8 हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान 16 हो जाएगा। O2 का ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा और
मास नंबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें, इसीलिए पहले ही बता दे रहे हैं कि इसमें ज़्यादा याद करने वाला होता है। फर्स्ट प्रश्न है मेथनॉल का सूत्र क्या होता है। मेथनॉल का सूत्र क्या होता है। तो एक आता है एल्कोहल, उसको भी लिख लीजिएगा। एल्कोहल का होता है C2H5OH। इससे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है यही इसमें हम बता रहे हैं। C2H5OH, C2H5OH ये होता है एल्कोहल का यानी कि शराब का सूत्र होता है। लिखते चलिएगा C2H5OH यहाँ होता है शराब का सूत्र, यानी इसको बोला जाता है एल्कोहल। लिख लीजिएगा C2H5OH। अगर पूछेगा कि एल्कोहल में इसका क्रियाशील समूह क्या होता है, तो लास्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि OH होता है, तो OH लिखकर और माइनस इस तरह लगा दिया जाता है। तो पूछेगा एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो -OH। देखिए यहाँ लास्ट में क्या आया है, OH आया है, इधर वाले को गायब कर देंगे -OH हो जाएगा। तो इस तरह भी प्रश्न पूछा जाता है कि एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो OH हो जाएगा। एल्कोहल का C2H5OH होता है और मिथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH। यह याद ही करना पड़ेगा, CH3OH और एल्कोहल का C2H5OH। इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो OH होता है। आगे देखते हैं फिनॉल का सूत्र क्या होता है। फिनॉल का सूत्र क्या होता है। फिनॉल का सूत्र होता है जिस तरह ऑक्सीजन एल्कोहल का होता है, इस तरह C2H5OH एल्कोहल का होता है। मीथेन का तो CH3OH होता है। उसी तरह फिनॉल का जो होता है CH6OH होता है, CH6OH होता है। इसको थोड़ा सा नीचा लिखा जाएगा, CH6 नीचे यहाँ लिखा जाएगा OH, क्योंकि टाइपिंग करते समय इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया जाता है कि इसको यहाँ आप लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया था। इस तरह लिख लीजिएगा, CH6OH होता है फिनॉल का सूत्र। लग रहा है ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गया है। चलिए ऊपर हम देख ले रहे हैं। नहीं, ये वाला क्वेश्चन भी हम ये सब पढ़ा दिए हैं, ये फिजिक्स का है। केमिस्ट्री का है, क्रिखक का नियम ये सब करा दिए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, इसमें भी यह PDF लोड हो गया है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है ईथर का सूत्र क्या होता है। ईथर होता है यानी कि इसका प्रकृति क्या होता है। जैसे प्रकृति का मतलब होता है जैसे मीठ, जैसे हो गया चीनी की प्रकृति क्या होता है, यानी चीनी का नेचर क्या है, तो वह मीठा होता है। पूछ देगा कोई कि मरीचा जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, तो तीखा होता है। नींबू हो जाएगा तो उसका नेचर कैसा होता है, यानी कि प्रकृति कैसा होता है, तो खट्टा होता है। तो सेम उसी तरह ईथर होता है, तो ईथर कैसा होता है, तो ईथर जो है वह क्षारीय होता है। आप लोग जानते होंगे अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, क्षार जो होता है तीखा होता है, और जो लवण होता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। NaCl होता है नमक का सूत्र, इसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। टेबल साल्ट जो हम लोग नमक खाने में डालते हैं उसी का यह रासायनिक सूत्र है NaCl। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, और इस तरह आप नमक बोल सकते हैं या टेबल साल्ट बोल सकते हैं। तो ईथर कैसा होता है, ईथर क्षारीय होता है। ईथर का उपयोग की बात किया जाए तो जब आदमी किसी व्यक्ति का जब ऑपरेशन होता है तो उसको बेहोश करने के लिए ईथर सूंघाया जाता है। ईथर सूंघाने से वह व्यक्ति क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है ग्लिसरॉल क्या है। ग्लिसरॉल है या क्या है, इस तरह। तो ग्लिसरॉल जो है इसको बोला जाता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल को। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक एल्कोहल क्या है। तो जो एल्कोहल होता है यानी कि जो शराब होता है वह 2 प्रकार के होता है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। उपयोग के आधार पर भी वो एल्कोहल 2 प्रकार का होता है, एक इथाइल होता है, एक मिथाइल होता है। इथाइल को आप पी सकते हैं, लेकिन मिथाइल को आप
पिएगा तो आदमी मर जाता है। इसीलिए आप लोग कभी कभी न्यूज़ में सुने होंगे कि जहरीला शराब पीने से इतना आदमी का मौत हो गया। तो जो मिथाइल अल्कोहल होता है उसको मतलब पीने के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। उसको अगर आदमी कोई पी लेता है तो या तो अंधा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा या मर जाएगा। तो अल्कोहल दो तरह के होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीय। कहीं पूछ रहा है प्राथमिक अल्कोहल में समूह पर स्थित रहता है। जिस तरह अभी हम बताए थे कि C2H5OH, तो इसका समूह क्या है, -OH इसका समूह होता है। ठीक उसी प्रकार पूछ रहे हैं प्राथमिक अल्कोहल का समूह उपस्थित रहता है। तो जो प्राथमिक अल्कोहल होता है उसका होता है -CH2OH, इसमें होता है CH2OH, और द्वितीय ए वाला हो जाएगा। इसको भी लिख लीजिएगा, द्वितीय भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं, यह एक रिएक्शन है जिसको याद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो इसके अगर बारे में अधिक एक्सप्लेन करने लगेंगे तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है उसमें बहुत सारे चीज़ों को याद ही रखना पड़ता है। तो पूछ रहा है कौन सी मिश्रित ईथर को प्रदर्शित करता है। तो ईथर इससे पहले हम बताए हैं कि जब आदमी का ऑपरेशन किया जाता है तो उसको बेहोश करने के लिए ईथर का प्रयोग किया जाता है। तो इससे पूछ रहा है मिश्रित ईथर को प्रदर्शित करता है। तो जो मिश्रित ईथर है उसको प्रदर्शित कौन करता है, तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। इसको कैसे पढ़ेंगे, R सिंगल बॉन्ड इस तरह होता है सिंगल बॉन्ड, अगर 2 गो रहेगा तो उसको बोलेंगे डबल बॉन्ड, और 3 गो रहेगा तो बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, यहाँ डैश रहना चाहिए। इसमें सेम उसी तरह है लेकिन डैश वाला पहले लिख दिए हैं और बिना डैश वाला बाद में लिख दिए हैं, इसलिए ये वाला नहीं होगा, बी वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन आप लोग जानते होंगे, इस तरह होता है। इसमें कितना होता है, 6 कोण होता है। 6 क्या होता है, कोण होता है। इस तरह का आप स्ट्रक्चर देखे होंगे, आपकी बुक में भी दिया होगा। तो यही होता है, क्या होता है बेंजीन। तो पूछ रहा है बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो जब आप लोग को याद रहेगा तभी आप मार सकते हैं, ऑप्शन अन्यथा नहीं लग सकता। बेंजीन का होता है C6H6 होता है, यहाँ बहुत ईजी है, C6H6 होता है बेंजीन। आगे पूछ रहा है एल्कोहल में क्रियाशील समूह क्या होता है। तो अभी हम बताए थे कि C2H5OH, इसका OH क्या होता है, क्रियाशील समूह होता है। तो इसमें पूछ रहा है तो OH हो जाएगा। एल्कोहल में क्रियाशील समूह क्या होता है, तो OH होता है। आगे देखते हैं फिनॉल की प्रकृति होती है। तो प्रकृति का मतलब ही बताए थे, जैसे कि चीनी का प्रकृति क्या होता है, मीठा। मिर्चा का प्रकृति क्या होता है, खट्टे तीखा। सेम उसी तरह इसका नेचर पूछ रहा है, यानी कि प्रकृति कैसा होता है फिनॉल का। तो फिनॉल का जो प्रकृति होता है वह अम्लीय होता है। अम्ल कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, और क्षार जो होता है तीखा होता है। आगे पूछ रहा है निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। अम्ल भी 2 प्रकार के होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है, एक प्रबल अम्ल होता है। इसकी शक्ति के आधार पर अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। लेकिन इसके घोल के आधार पर अम्ल को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तनु अम्ल और एक सांद्र अम्ल। तनु का मतलब पतला होता है, सांद्र का मतलब मोटा होता है, और प्रबल मतलब जानबे करते हैं आप शक्तिशाली, और एक हो जाएगा दुर्बल, यानी कि न शक्तिशाली या अशक्तिशाली हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रबल अम्ल कौन सा है। तो इसमें देखना होता है जिसमें जितना कार्बन होगा उतना वह क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें प्रबल अम्ल कौन सा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं प्रबल अम्ल जो है ये वाला हो जाएगा। इस तरह याद भी कर सकते हैं, ये वाला अभी बताए थे कि बेंजीन का सूत्र होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है सांद्र। सांद्र मतलब अभी बताए थे, सांद्र मतलब क्या होता है, सांद्र मतलब मोटा, और तनु मतलब क्या हो जाता है, पतला। तो पूछ रहा है सांद्र सल्फ्यूरिक, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ा जाता है। H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ा जाता है। यह क्या होता है, इसका उपयोग बैटरी में आप लोग देखे होंगे। जो बैटरी होता है जिसको आप लोग तेजाब बोलते हैं, वह क्या चीज़ होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। तो बोल रहा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्जलीकरण करने पर कौन 2 ब्यूटोन देगा।
2 ब्यूटेन देगा। तो किसको आप रिएक्शन कराइएगा सल्फ्यूरिक अम्ल से कि 2 ब्यूटेन देगा, तो इसको कराएंगे हम ब्यूटेन 12 से। जो ए नंबर है वह राइट इसका हो जाएगा आंसर। अगला दिया है द्वितीय अल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है। तो अभी हम बताए थे कि द्वितीय अल्कोहल का भी आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि द्वितीय अल्कोहल भी पूछा जाता है। तो अभी क्वेश्चन आएंगे। अब 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है द्वितीय अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो देख सकते हैं यहाँ 2 इस तरफ बॉन्ड दिया है, इसमें 2 और भी कोई भी पदार्थ जोड़ सकते हैं, द्वितीय अल्कोहल हो जाएगा CHOH। आगे देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन दिया है साधारण ईथर कौन सा है। तो साधारण ईथर है वह कौन सा है, इसी के बारे में बताना है। ईथर इससे पहले हम बताए थे कि जब आदमी का किसी को बेहोश करना होता है तो ईथर का प्रयोग किया जाता है। तो साधारण ईथर जो हो जाएगा CH3OH3, CH3OH3, केवल O बीच में डाल देंगे, CH3 लिख देंगे, CH3OCH3। 2 लाइन में करके पढ़िएगा या याद करिएगा, जल्दी हो जाएगा। आगे बोल रहा है विस्फोट पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है। विस्फोट का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, जो विस्फोट करे, जैसे हो गया आप लोग छठ में क्या भड़क्का जो उड़ाते हैं वो क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है जो विस्फोट करता है। तो वही बोल रहा है कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में जिस तरह एक पटक देने पर एक बम होता है, उड़ जाता है, तो इसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ग्लिसरॉल जो है इसका प्रयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन दिया है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर ज्ञात करता है। यानी कौन सा अभिक्रिया है जिसे यहाँ पता कर लेंगे कि यहाँ एल्कोहल इतने डिग्री है या इतने डिग्री टेम्परेचर पर है। ए नंबर दिया है ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक विधि या विक्टर मेयर परीक्षण विधि। तो इसमें सभी द्वारा इसको किया जा सकता है। इसमें अंतर यानी कि डिफरेंट को हम जान सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दिया है 16 नंबर मिथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की प्रतिक्रिया कर बनाता है। तो क्या चीज़ बनाएगा, तो यहाँ 3 डिग्री वाला एल्कोहल बना देगा। केमिस्ट्री में कुछ बातों को क्या कहता है, याद करके ही रखा जाता है, क्योंकि समझिएगा। तो इसमें समझना चाहते हैं तो इसमें एक वीडियो 2 वीडियो हम बनाकर डाल दिए हैं जिसमें अच्छे से जितना भी कंपाउंड है, यानी कि बड़ा बड़ा कंपाउंड है, जैसे सोडियम एसीटेट हो गया, एल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, इस तरह जितना भी कंपाउंड है जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर हम 2 वीडियो अच्छा से बना दिए हैं, उसको डिटेल्स में समझा दिए हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो ज़्यादा हम इस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 का क्या पूछ रहा है, IPSC नेम पूछ रहा है। तो यहाँ भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है इसका जो है IPSC नेम लेकर कि किस कंपाउंड का IPSC नेम क्या होता है। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, कुछ कंपाउंड को आप लोग याद कर लीजिएगा, कम से कम 10 ठो याद कर लीजिएगा, जो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक से देकर, उतना ही में आप लोग के काम हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है मिथॉक्सी मीथेन। ए नंबर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे दे रहा है कि एल्कोहल बनाने में एल्कोहल के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो पूछ रहा है कि एल्कोहल जब आप बनाइएगा तो एल्केन के एक हाइड्रोजन, जो एल्केन होता है उसका एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यह इसका हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा इसको एक प्रतिस्थापित आप कर सकते हैं एल्कोहल बनाते समय। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दे रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन जैसे कि ये वाला है, ये वाला रिएक्शन आप लोग याद ही करना पड़ेगा। दिया है R सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH2N2, इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला एक समूह क्या है। तो इतना बड़ा यह रिएक्शन है, इसको समझाने में कम से कम 10 मिनट लग जाएगा कि किस तरह इसमें से निकलता है। तो इसको याद रखिएगा, इस तरह इसमें क्या निकलता है, R जो है वह विस्थापित हो जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक और क्वेश्चन पूछता है कि जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है, उसमें स्टील में। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। तो इसमें कुछ रिएक्शन होता है, जैसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे, पर
प्रकाशसंश्लेषण अभिक्रिया भी एक होता है जो सूर्य की उपस्थिति में होता है। दहन अभिक्रिया भी होता है। ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माशोषी होता है, एकल विस्थापन होता है, द्विविस्थापन होता है। ठीक इसी तरह 12th में भी आप लोगों को पढ़ना है। निम्नलिखित में कौन सा कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। जो रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में डिटेल्स एक हम वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। तो इसका राइट जो आंसर है वह हो जाएगा HCHO, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में प्रत्येक बार लगभग पूछा ही जाता है, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जो लड़का याद किया होगा या इसको अच्छा से समझा होगा या इसको रट गया होगा वही एग्ज़ाम में लगा सकता है। इसलिए रिपीट करने से भी कुछ खास असर नहीं पड़ता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अपने बुक में नोट कर लीजिए या 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, जिससे आप लोग को यहाँ याद हो जाए। चलिए, चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 12th का केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 12th बिहार बोर्ड केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो लगभग 2-3 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ बहुत बार पूछा गया है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। यहाँ प्रत्येक 1-2 साल पर रिपीट होता रहता है। जैसे कि आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड के लिए फॉर्म भी भरा गया है, इसलिए आप लोगों के पास टाइम भी कम है, अतः जितना VVI क्वेश्चन है जिस एग्ज़ाम में आने की संभावना है वैसे क्वेश्चनों को पढ़िए और लिखकर अपने नोटबुक में रखिए, बार बार देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे जब भी ठोस पदार्थ होता है उसे 2 भागों में बांटा गया है, एक क्रिस्टल और एक क्रिस्टल, जिसमें आप लोग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। तो क्रिस्टल क्या होता है, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, वैसा ठोस पदार्थ मतलब जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया ईंट, पत्थर, घर, मतलब जिसका आकृति और आयतन क्या हो, दोनों निश्चित हो। कापी, कलम इत्यादि सब कुछ क्या है, ठोस पदार्थ है। पदार्थ 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस द्रव यानी कि पानी हो जाएगा, तेल हो जाएगा, और गैस हवा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो, द्रव जिसका आयतन निश्चित हो परंतु उसकी आकृति अनिश्चित हो, और गैस जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो। इसमें देखते हैं क्रिस्टल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामिति आकृति हो, मतलब उसका निश्चित ज्यामिति आकृति कहने का मतलब, मान लीजिए आपके पास जो बुक है उसका आकार कैसा है, ज्यामिति कैसा है, तो वह आयताकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। जैसे जो कलम होता है वह बेलनाकार होता है, जैसे जो बॉल होता है वह क्या होता है, वृत्ताकार होता है। घर होता है वो भी क्या होता है, आयताकार होता है। तो उसके क्या हो गया, आकृति और ज्यामिति हो गया। तो वहीं कह रहा है वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामिति आकृति हो तथा जिसे बराबर भागों में बांटा जा सके उसे क्रिस्टल कहा जाता है। यानी उसको बराबर भाग में आप क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए ईंट हो गया ये, तो ईंट का भी आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। अभी एक ठोस पदार्थ है, इसे भी 2 भागों में आप चाहिए तो इधर तोड़कर 2 भागों में बांट सकते हैं। लेकिन मान लीजिए पानी को आप लोगों को बांटना होगा 2 भाग में काट कर, पानी थोड़े 2 भाग में कट कर नहीं बांटा जा सकता है। इसीलिए क्रिस्टल वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिसका निश्चित ज्यामिति आकृति हो तथा जिसे बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसे क्रिस्टल कहा जाता है। आशा करते हैं आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे।
देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ब्रेवस जालक की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेवस जालक की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा, जो ब्रेवस जालक होता है उसकी संख्या 14 होती है। ब्रेवस जालक की संख्या 14 होती है। इसे ब्रेवस नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए इसके नाम पर इसे रख दिया गया ब्रेवस जालक। तो ब्रेवस जालक की संख्या 14 होती है। अगला क्वेश्चन है डोपिंग किसे कहते हैं। डोपिंग किसे कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में अशुद्धि को मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। यानी कोई भी क्रिस्टल होगा उसमें अशुद्धि जो मिलाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। अशुद्धि कुछ भी हो सकता है, यह इसलिए मिलाया जाता है ताकि जो भी क्रिस्टल होता है उसमें चालकता क्या हो जाता है, डोपिंग करने से बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए यह एक लोहा का तार बनाया गया है, तो सबसे ज़्यादा सुपर कंडक्टर क्या होता है, यानी सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक होता है चांदी। यानी चांदी में बहुत ज़्यादा क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। तो मान लीजिए लोहा का एक तार बनाया गया है जिसमें धारा 20 एम्पियर जा रहा है पर सेकंड के हिसाब से, लेकिन इसको डोपिंग करके इसमें चांदी कुछ मिला दिया जाएगा। इस लोहा में क्या करेंगे, कुछ चांदी को भी मिला देंगे, तो मिलाने की ही प्रक्रिया क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। और इसका क्या होगा, चालकता बढ़ जाएगा। इसमें लगभग 30 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से धारा प्रवाहित होने लगेगा, इसीलिए डोपिंग किया जाता है। जैसे कि अधिकांश तार जो यूज होता है वह तांबा का होता है। क्या चीज़ का होता है, तांबा का, क्योंकि चांदी जो होता है वह बहुत महंगा होता है, इसलिए इसके तार के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह बहुत महंगा होता है। तो डोपिंग क्या है, किसी भी क्रिस्टल जालक में अशुद्धि मिलाने को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। यह समझाने के लिए, चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे है त्रिज्या अनुपात क्या है। तो किसी भी पदार्थ को जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा, किसी भी पदार्थ में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा, जैसे मान लीजिए कि NaCl है, इसमें जब आप धारा प्रवाहित करिएगा तो Na जो है प्लस हो जाएगा और Cl जो है माइनस हो जाएगा। यानी कि दो आयन में विभक्त हो जाता है, जिसे एक धनायन कहते हैं, एक ऋणायन कहते हैं। धनायन को पॉजिटिव और ऋणायन को निगेटिव बोला जाता है। जैसे बैटरी में भी देखे होंगे, एक काला तार होता है और एक लाल तार होता है। जो रेड वाला होता है वह धनायन को दर्शाता है, यानी पॉजिटिव को दर्शाता है, और जो ब्लैक वाला होता है वह ऋणायन अर्थात निगेटिव को दर्शाता है। आयन क्या है, जब किसी विलयन में प्रवाहित किया जाता है, NaCl का मान लीजिए कोई विलयन है, NaCl यानी नमक का विलयन है, उसमें विद्युत धारा आप प्रवाहित करिएगा तो एक Na जो है प्लस में और Cl जो है माइनस में बढ़ जाएगा। तो जब किसी विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो उसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव आता है उसी क्या कहता है, आयन कहा जाता है। अब समझिए, समझ में आएगा। उत्तर, धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को अनुपात या अर्धव्यास अनुपात कहते हैं। यानी जो धनायन होता है, यानी R1 मान लीजिए प्लस है या R2 माइनस है, अनुपात के मतलब होता है बट्टा। जैसे 2:3 तो 2/3 या 2:3 इसको बोल सकते हैं। यानी इस तरह अनुपात लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में रेशियो बोला जाता है। जैसे कि 2:3 लिखना है, चाहे 5:4 लिखना है, चाहे 4:5 लिखना है। तो 4:5 लिखना है तो 4/5 लिख देंगे, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4:5, यानी कि 4:5। इसका जो धनायन और ऋणायन के त्रिज्या का जो अनुपात होता है, अनुपात का मतलब बट्टा, यानी R1 और बट्टा R2, इसको अनुपात बोला जाता है। इसी क्या कहता है, त्रिज्या अनुपात बोला जाता है। चलिए आशा करते हैं अभी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, सतही दोष किसे कहते हैं। तो जो कोई भी जो क्रिस्टल होता है वह छोट छोट कणों से मिलकर बना होता है। मान लीजिए कोई पत्थर है तो यह बहुत छोट छोट कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। छोट छोट कण से मिलकर क्या होता है, बना होता है।
इसमें धन भी होता है, ऋण यानी कि प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, जब किसी क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है, यानी कि जो छोटे छोटे कण होता है, एक प्लस एक माइनस कहीं भी हो सकता है, वह समान संख्या में, यानी मान लीजिए 2 प्लस गायब हो गया है तो 2 माइनस इसमें से गायब हो जाएगा। तो जब क्रिस्टल जालक के समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है, क्रिस्टल जालक में उत्पन्न इस दोष को शक्ति दोष कहा जाता है। इसमें क्रिस्टल का घनत्व जो है कम हो जाता है। क्रिस्टल का क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है। मान लीजिए यह बहुत बड़ा पत्थर है, यह छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, इसका मान लीजिए 10 गो प्लस वाला और 10 गो माइनस वाला गायब हो गया, तो इसका वेट यानी कि भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि इसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग सर्पिसी दोष भी आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं फ्रेंकल दोष, यानी किसी भी क्रिस्टल में 2 प्रकार के दोष उत्पन्न होता है, एक फ्रेंकल और एक सर्पिसी दोष उत्पन्न होता है। तो पहला हम लोग सर्पिसी दोष देख सके हैं और एक फ्रेंकल दोष देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रिस्टल का धनायन और ऋणायन कण होता है वह गायब न होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता है, अपने स्थान को छोड़ देता है। जैसे मान लीजिए एक कण है, यह एक कण है, इसको जूम करके दिखाते रहे 12 करके, यह एक कण है, यह अपने स्थान से यहाँ से हट कर यहाँ आ जाता है। तो ऐसे दोष जो उत्पन्न होता है क्रिस्टल में उसको फ्रेंकल दोष कहते हैं। जब किसी क्रिस्टल जालक में एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता है, हटकर दूसरे जगह चला जाता है, तो ऐसे दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित रहता है। अप्रभावित का मतलब कि इसमें क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वह नहीं बदलता है। और बदले भागी क्यों बदलेगा, क्योंकि यहाँ मान लीजिए कण है, यह यहाँ से हट कर यहाँ आ गया है, तो यह क्रिस्टल में ही है, यह बाहर नहीं निकलता है। इसीलिए क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वह क्या होता है, कम नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ कोई बहुत बड़ा नाव है, इसमें यहाँ एक 50 केजी का कोई बोरा रखा गया है, 50 केजी का बोरा रखा गया है। इस नाव पर पूरा लगभग 100 केजी सामान लादा गया है, यह एक 50 केजी का बोरा है, यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा, फिर भी यह नाव में ही है। इसलिए नाव का जो वेट होगा यानी कि भार होगा 100 केजी ही रहेगा, क्योंकि इस नाव से इस बोरा को हटाया नहीं गया बल्कि यहाँ से हटकर यहाँ आ गया है। इसलिए इसमें क्रिस्टल का जो घनत्व होता है अप्रभावित रहता है, यानी कि घनत्व नहीं बदलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कितना नंबर तक बता दिए थे, फ्रेंकल दोष तक बता दिए थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है CaCl बनावट का संक्षिप्त वितरण दे। जो CaCl होता है सीजियम क्लोराइड, उसका बनावट क्या होता है उसी के बारे में वर्णन करना है। जैसे मान लीजिए कि CH4 या मेथेन का सूत्र है, इसका जब बनावट देखिएगा यानी कि संरचना सूत्र देखिएगा तो इसको इस तरह संरचना सूत्र में आप लिख सकते हैं। कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो 1 कार्बन लिख देंगे और इसके चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसके चारों तरफ से क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसका यहाँ संरचना सूत्र हो गया या इसका बनावट हो गया। तो ये पूछ रहा है कि CaCl यानी कि सीजियम क्लोराइड का संक्षिप्त क्या बनावट दें, तो बताना नहीं है, केवल यहाँ लिख देना है। तो सीजियम जो क्लोराइड में क्लोराइड आयन कोने पर होता है, तो सीजियम आयन क्या होता है, केंद्र में होता है। जो क्लोराइड आयन होता है वह कोने पर आता है तथा सीजियम आयन क्या होता है, केंद्र में होता है। केंद्र के मतलब बीच में, केंद्र के मतलब क्या होता है, बीच में। जैसे कि यह एक वृत्त है तो वृत्त का केंद्र क्या होता है, एकदम बीच में होता है। और यहाँ से जो लाइन गुजरता है उसको व्यास कहा जाता है, और आधा दूर जब जाता है उसको त्रिज्या बोला जाता है, यानी कि रेडियस बोला जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है क्रिस्टल दोष क्या है। तो क्रिस्टल दोष 2 प्रकार के होते हैं क्रिस्टल में,
एक शटकिसी दोष और एक फ्रेंकल दोष। यहाँ पूछा गया है क्रिस्टल दोष क्या है, तो आप लिख सकते हैं क्रिस्टल जालक में किसी कण के गायब हो जाने या उसके क्रिस्टल में अंतरालीय स्थान में चले जाने से क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष उत्पन्न हो जाता है, इसे क्रिस्टल दोष कहा जाता है। क्रिस्टल दोष दो प्रकार का होता है, शटकसी दोष और एक फ्रेंकल दोष। तो शटकसी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों को हम लोग देख चुके हैं, यह क्रिस्टल दोष है। तो क्रिस्टल दोष में दोनों आ जाएगा, यानी कि अंतरकोशीय स्थान में इसका कण चला जाएगा या समान मात्रा में गायब हो जाएगा। तो ऐसे क्रिस्टल में जो अपूर्ण दोष उत्पन्न होता है उसी को क्रिस्टलीय दोष कहा जाता है। आगे दिया है बिंदु दोष क्या है। बिंदु दोष क्या है, तो एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर का आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। मान लीजिए यह कोई क्रिस्टल है, यह कोई क्रिस्टल है, तो इसमें छोट छोट कण से मिलकर बना होता है, कण कहिए, आयन कहिए या बिंदु कहिए। तो इसमें से क्या होता है, एक जो बिंदु है इसके चारों तरफ छोट छोट फिर बिंदु होगा यानी कि कण होगा। तो वही कह रहा है किसी क्रिस्टलीय पदार्थ के एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर आदर्श व्यवस्था, एक यह बड़ा कण है और इसके चारों ओर जो आदर्श व्यवस्था है, आदर्श व्यवस्था में अनियमितता, अनियमितता का मतलब यहाँ से हट गया है कोई, तो अनियमित हो गया, अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। तो हट जाता है या वहाँ से विचलित हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहा जाता है। आगे दिया है प्रासरणी दाब की परिभाषा दें। तो जो प्रासरणी दाब होता है उसी का परिभाषा देना है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह आप लोग नहीं समझिएगा तो याद करने से आदमी भूल जाता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है। और कोई भी चीज़ को जब क्वेश्चन को आप समझिएगा तो उसको याद करने में भी मन लगेगा कि हाँ यह क्या चीज़ है, इसे याद करने से क्या लाभ हैं, दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या होता है, या केमिकल केमिस्ट्रिकल भाषा में इसका क्या उपयोग है। तो देखते हैं प्रासरणी दाब क्या है। वैसा बाहरी दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से, अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब होता है कोई ऐसा झिल्ली जिसे विलयन का कुछ भाग निकल पाता है और कुछ भाग नहीं निकल पाता है। जैसे मान लीजिए एक बहुत पतला कपड़ा ले लीजिए और कपड़ा से दही को छानिए। जब दही को आप छानिएगा तो उसमें से कुछ जो मात्रा होगा जो बहुत पतला होगा पानी टाइप का, वह निकल जाएगा और आधा नहीं निकल पाएगा। उस वैसे झिल्ली को क्या कहा जाता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। जैसे आप लोग एक पढ़े होंगे अपारदर्शी पदार्थ, अर्ध पारदर्शी पदार्थ, जिससे सूर्य का प्रकाश आधा निकलता है और आधा नहीं निकलता है, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज। तो वही है वैसा बाहरी दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के विलयन में होने वाले प्रासरण को रोकने के लिए लगता है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को एक और बात समझ में आना चाहिए। क्या चीज़, चलिए यहाँ समझा देते हैं। यहाँ समझा देते हैं। विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण क्या कहा जाता है, विलयन। जैसे मान लीजिए चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा, विलयन। तो विलयन बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये जो कम वाला है इसको बोलते हैं विलय, जो कम वाला होता है विलयन में उसको विलय बोला जाता है, और जो ज़्यादा होता है उसको विलायक बोला जाता है। जो ज़्यादा होता है उसको विलायक बोला जाता है। जैसे देखिए यहाँ विलायक 12 है, विलायक में 4 अक्षर हैं तो यहाँ ज़्यादा होता है,
और बिलिये में 3 अक्षर है तो यहाँ कम होता है। अगर चीनी और पानी मिलाकर आप एक बिलियन बनाए हैं तो इस बिलियन में, इस चीनी और पानी में बिलिये कौन होगा और विलायक कौन होगा, तो हम देखेंगे कि इसमें किसका मात्रा अधिक है। तो देख रहे हैं पानी की मात्रा अधिक है तो पानी को बोलेंगे विलायक, और चीनी की मात्रा कम है तो इसको बोलेंगे बिलिये। तो बिलिये अब प्लस विलायक से क्या बनता है, बिलियन बनता है। जैसे मान लीजिए दूध में आप पानी मिला दिए, 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिए हैं, और उससे जो मिश्रण बनेगा उसमें जो दूध होगा वह विलायक होगा, क्योंकि दूध की मात्रा अधिक है। दूध होगा वह विलायक होगा और पानी होगा वह बिलिये होगा। तो यह कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बिलियन बनाए हैं उसमें किसकी मात्रा अधिक है। जिसकी मात्रा अधिक है उसको कहेंगे विलायक, और जिसकी मात्रा कम है उसको क्या बोलेंगे, बिलिये बोलेंगे। चलिए तो देखते हैं, यहाँ तो बिंदु दोष हो गया था, प्रासरणी दाब बता दिए थे। वैसा बाहरी दाब जो अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर विलायक, विलायक मतलब पानी, ध्यान में रखिए कि विलायक मतलब पानी, यानी जिसका मात्रा अधिक होता है। विलायक के विलयन में जो बना हुआ पदार्थ है शरबत, उसको विलयन कहेंगे। विलयन में होने वाले प्रासरण को, होने वाले जो प्रासरण होता है उसको रोकने के लिए लगाया जाता है, उसी क्या कहा जाता है, प्रासरणी दाब कहा जाता है। प्रासरणी दाब कहा जाता है। आगे है राउल्ट के नियम को लिखे। तो राउल्ट यह वैज्ञानिक थे, इन्होंने वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन के बारे में एक नियम दिया। यह शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए हम बहुत शॉर्टे में लिख कर लाए हैं, क्योंकि इतना आप याद अगर रख सकते हैं तो इसके आगे और भी कुछ लिख सकते हैं, इसलिए बहुत शॉर्ट में हम लिख कर लाए हैं ताकि आप लोग को याद कर लें। अगर इतना ही याद कर लेते हैं तो इसके आगे और 2-4 लाइन अपने से भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जब स्टार्ट ही करना नहीं आएगा कि क्वेश्चन हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो आप लोग नहीं लिख पाइएगा। तो राउल्ट नियम, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलयन के जो मूल प्रभाज होता है उसी के क्या होता है, बराबर होता है। अभी विलयन विलायक सब बता दिए हैं। बिलिये यानी कि पानी चीनी में क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा बिलिये, तो बिलिये के मूल प्रभाज की क्या होता है, बराबर होता है। हेनरी का नियम लिखे। तो हेनरी ने भी एक नियम दिया था, वैज्ञानिक के नाम पर क्या कहते हैं, किसी द्रव, द्रव मतलब पानी, जब भी द्रव है ध्यान में पानी, किसी द्रव में किसी गैस, गैस मतलब हवा की विलयता गैस के सीधा समानुपाती होता है। गैस के सीधा समानुपाती होता है, यानी कि किसी भी जब द्रव में किसी गैस का विलयता, गैस विलयता जो किया जाता है वह गैस के दाब के सीधा समानुपाती होता है। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं P समानुपाती का यह चिन्ह है x, या P बराबर यहाँ K एक कांस्टेंट लेंगे और x इसके नीचे यहाँ भी आप लिख सकते हैं। केमिस्ट्री में यही सबसे बड़ा लाभ है कि आप अगर आपसे कोई डिफिनीशन या रिएक्शन पूछ रहा है तो उसका आप जो परिभाषा है वह न लिखकर अगर आप केवल रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शा देते हैं तब भी क्या पूरा नंबर मिल जाएगा। जैसे आपसे पूछ दिया कि नमक कैसे बनाया जाता है, तो आप न लिखिएगा कि सोडियम को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब नमक बनता है। इतना न लिखने के बावजूद आप केवल इस तरह लिख दीजिएगा कि Na+Cl को रिएक्शन कराते हैं तो NaCl बनता है, तो आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, अनुसंख्या गुणधर्म क्या है। अनुसंख्या गुणधर्म क्या है। तो बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म वह है जो बिलियन में उपस्थित बिलिये, बिलियन में उपस्थित बिलिये, बिलिये मतलब क्या, मान लीजिए चीनी पानी का बना रहे हैं तो जो बिलियन बनेगा यानी कि शरबत बनेगा वह बिलियन हो गया, और चीनी कम है तो उसको बिलिये कहेंगे, कि कणों पर निर्भर करता है न कि बिलिये की प्रकृति पर। तो बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म वह है जो बिलियन में उपस्थित बिलिये के कण की संख्या
पर निर्भर करता है, बिल्ली के कण की संख्या पर निर्भर करता है, न कि बिल्ली की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब क्या हो गया? प्रकृति का मतलब हो गया जैसे चीनी पानी के बना रहे हैं, दूध पानी के बना रहे हैं, एल्कोहल पानी के बना रहे हैं, तो ये सबका अलग अलग क्या हो जाएगा? नेचर, यानी कि प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृतिक। आगे दिया है समुद्री जल को लवणहीन किस विधि से किया जाता है? तो समुद्री जल आप लोग जानते होंगे कि वह खारा होता है, यानी कि नमकीन होता है, इसलिए उसको आदमी नहीं पी सकता है, यानी कि पीने के योग्य बनाने के लिए उसे प्रासरण यानी कि उल्टा प्रासरण द्वारा समुद्री जल को लवणहीन किया जाता है, यानी कि उसको बहुत टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद वो वाष्प बनकर, मान लीजिए यहाँ पाइप है, बहुत मोटा पाइप है, समुद्री जल को इसमें लाया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यहाँ पानी खौलने लगता है और वाष्प बनकर इसमें जाकर टकराएगा। टकराने के बाद जो बूंदे बूंद इसमें गिरेगा, मतलब क्या होगा? गिरेगा, वह क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, यानी कि उसमें नमक नहीं रहेगा, नमक नीचे बैठ जाता है। जैसे प्रभा जासवन विधि द्वारा जो हम लोग पेट्रोल निकालते हैं समुद्र से, उसको क्या करते हैं? शुद्ध किया जाता है। तो यह समुद्र जल को लवणहीन किस विधि से बनाया जाता है? तो उल्टा प्रासरण विधि द्वारा। याद रखिएगा, उल्टा प्रासरण विधि द्वारा लवणहीन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? तो एक होता है हिमांक और एक होता है क्वथनांक। एक होता है हिमांक और एक होता है क्या? क्वथनांक। तो हिमांक, जिस ताप पर कोई जो द्रव है वह ठोस बन जाता है, जैसे पानी को जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करिएगा तो वह बर्फ़ बन जाता है, और जब आप बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा आगे ले जाइएगा तो वह क्या हो जाएगा? फिर पानी बन जाएगा। तो उसको कहते हैं हिमांक, हिमांक बिंदु। और क्वथनांक बिंदु का मतलब हुआ जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ उबालना स्टार्ट हो जाता है, जैसे पानी को जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करिएगा तब वह वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं क्वथनांक बिंदु। तो क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? तो इसको लिख सकते हैं शुद्ध विलायक में, विलायक मतलब क्या? शरबत, चीनी पानी के बनाए हैं तो शरबत। शुद्ध विलायक में विलय यानी कि चीनी मिला देने से विलयन में क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। क्वथनांक में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है, इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पात्र में आप पानी रख दिए हैं, नीचे से इसमें आग जला दिए हैं, तो यह जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा तो यह उबलने लगेगा, लेकिन इसमें जब आप अशुद्धि मिला दीजिएगा, मान लीजिए नाली का पानी लाकर इसमें डाल दिए, कोई कचरा डाल दिए, तो इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आप गर्म करिएगा तो यह नहीं उबलेगा, क्योंकि उसका क्वथनांक क्या हो गया है? बढ़ गया है। इसको अब 110 डिग्री 120 डिग्री पर जब आप गर्म करिएगा तब जाकर यहाँ उबलने लगेगा, तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? 120 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो वही बोल रहा है शुद्ध विलायक में विलय मिला देने से विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है, इसे ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अथवा इसको लिख सकते हैं विलायक के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अनुपात को क्या कहा जाता है? अंतर को, अनुपात बोल दिया, अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग 16 क्वेश्चन देखे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक से जाकर मिला सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन आप याद करते हैं तो बहुत संभावना है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में टकरा जाए। चलिए, तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,